प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग सेशन में जुड़ जाएंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्कार। कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे? मेडिवल हिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी प्यारे साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ने का कुछ तरीका है भाई। देखो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक तो जो सल्तनत टाइम पीरियड है वह प्यारे बच्चे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है आपका मुगल काल इंपॉर्टेंट है, और फिर जो आपका मराठा वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो हम इसी क्रम में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सल्तनत काल को उठाया है। कैसा सल्तनत काल के आज जो पूरे प्रश्न है वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और सल्तनत काल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आ जाइए, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम सभी को, हर हर महादेव। आइए चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? मामलुक राजवंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, या फिर आपका लोदी वंश था? यह याद रखिएगा जी। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बता दीजिए क्या लगता है सही क्या हो जाएगा भाई आपके हिसाब से? दिल्ली सल्तनत क्या था? तो आप क्या बताएंगे? विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे? जो मामलुक राजवंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है प्यारे बच्चे आपके हिसाब से सही क्या हो जाएगा? सभी को जवाब जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, नमस्कार भाई। मामलुक राजवंश आपका खिलजी वंश से संबंधित था, तुगलक वंश से संबंधित था, लोदी वंश से संबंधित था। आज बहुत शानदार सेशन होने वाला है, जल्दी से बता दो। प्रत्येक बच्चे का उत्तर आना चाहिए। जो सी वाले हैं उनको बेटा मैं कहां फेंकूं, किस नदी में डुबा दूं, किस जगह उठा दूं, बता दो जरा सा। हाँ जी, सी डी। कहां जा रही है गाड़ी? क्या करना चाह रहे हो? कैसे 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 कैसे? देखो देखो, हाँ क्या देखो, क्या उत्तर चल रहा है भाई? क्या उत्तर चल रहा है? थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, आप सबको विचार करने की आवश्यकता है कि जीवन की धारा कहां जा रही है। मामलुक को ही प्यारे बच्चे गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है। किस? गुलाम राजवंश के नाम से जाना जाता है। आपका 1526 से लेकर सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड था, 15 मतलब 1206 से लेकर 1526, जब तक बाबर नहीं आ गया था तब तक ये टाइम पीरियड सल्तनत काल का टाइम पीरियड कहलाता है। इसके अंतर्गत कई राजवंशों ने शासन किया, जिसमें आपका जो मामलुक वंश है इसी को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता था। इसका सबसे पहले शासन रहा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका जो सही उत्तर है वह आपका गुलाम राजवंश या मामलुक राजवंश हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पर ही सब धराशायी हो चुके हैं। यह लगभग टाइम पीरियड जो गुलाम वंश का था, यह 1206 से लेकर 1290 तक का जो टाइम पीरियड था, 1290 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इसी का था। इसके बाद भाई जो खिलजी वंश आता है, या खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर प्यारे बच्चे, जो 1290 से लेकर इस खिलजी वंश का टाइम फ्रेम रहता है 1320 तक का। कब तक का? 1320 तक का। फिर प्यारे बच्चे आपका तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहता है 1320 से लेकर आपका 1414 तक का टाइम पीरियड रहता है। फिर प्यारे बच्चे आपका सैयद वंश आता है, और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड होता है यह 1414 से लेकर यह आपका रहता है लगभग 1451 तक का, 1451 ईस्वी तक का टाइम पीरियड रहता है। फिर आपका 5वें नंबर पर आता है लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर आपका 1526 तक रहता है। जी याद रखिएगा, हाँ या नहीं बताइएगा। कुछ टाइम पीरियड याद है या सब कुछ? जी भाई देखो, दूसरे को देखकर लगाओगे तो बेड़ा गर्क होगा ही प्यारे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेड़ा गर्क आप लोगों ने अपना कर लिया है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर ट्राई कीजिए। देखिए क्या लगता है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अजमेर? और ये सच में सबसे सिंपल क्वेश्चन था पूरे मुगल का, पूरे आपका सल्तनत काल का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। यह याद रखिएगा, पूरे सल्तनत काल का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन था वह यही था। ध्यान रखेंगे सभी प्यारे बच्चे, हाँ या नहीं बताइएगा जरा सा, सही क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, दिल्ली सल्तनत का सबसे सस्ता क्वेश्चन, और उसमें भी हमने कर दिया गोबर।
है ना। चलो अच्छी बात है, कर दिया, कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से उत्तर करो। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अजमेर से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया था? किसने किया था भाई दौरा, आप बताइएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दौरा किया। आप कहोगे नाम इसका तो सर मोहम्मद बिन तुगलक था। एमबीटी के नाम से जानते हैं, एमबीटी के नाम से जानते हैं, जिसने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो है, यह चिश्ती की दरगाह का दौरा किया था। लगभग 1332 में इसने, 1332 का जो टाइम पीरियड था, इसी टाइम पीरियड में आपका एमबीटी ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया था, है ना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है सर? अजमेर के अंदर पड़ती है। अजमेर में और क्या है? ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। अजमेर में और क्या है प्यारे बच्चे? तो अजमेर में करण अर्जुन की शूटिंग भी हुई थी, तुम्हें पता होना चाहिए जी। याद रखेंगे सर इतनी बातें, चलो बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई जाती है? बिजोलिया शिलालेख में चाहमान वंश की, चाहमान यानी कि चाहमान को कहते थे बेटा चौहान, चाहमान को क्या कहते थे? चौहान वंश। तो इसी चौहान वंश की जो वंशावली है यह बिजोलिया शिलालेख में आपको देखने के लिए मिलती है। चाहमान वंश की बात कर रहे थे, यह ध्यान रखिएगा। अब चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, वासुदेव था। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे, संस्थापक थे, यह याद रखिएगा, संस्थापक थे। और चौहान वंश में आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर जो महान चौहान वंश के शासक, महान कौन था इसमें, इसी वंश में महान शासक कौन था? तो आप पृथ्वीराज तृतीय का नाम सुनते होंगे, पृथ्वीराज तृतीय का, पृथ्वीराज थर्ड का नाम जो सुनते हैं, यही सबसे महान शासक था इसमें। यह भी याद रखिएगा प्यारे बच्चे, याद रखेंगे हाँ या नहीं बताइएगा जरा सा। बिल्कुल आपको क्लियर है, आगे बढ़िए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में आपका ट्रांसऑक्सेनियन में पर आक्रमण किया था? तो उत्तर पूर्वी ईरान में किसने आक्रमण किया था? तो चंगेज खान, जो कि 1219 में आक्रमण करता है। इसी चंगेज खान में मंगोल साम्राज्य की स्थापना भी, संस्थापक भी था। तो चंगेज खान 1219 में ये आक्रमण करता है। और चंगेज खान ने ही प्यारे बच्चे क्या किया था? इसी चंगेज खान ने आपका, चंगेज खान ने मंगोल वंश की स्थापना की थी। किसकी? 1206 में मंगोल वंश की स्थापना की थी। मंगोल वंश की स्थापना या संस्थापक किसे कहते हैं? तो संस्थापक कहते हैं। 1206 में आपकी संस्थापना की थी किसने? चंगेज खान ने मंगोल वंश की, यह याद रखिएगा। बाद में मंगोलों के आक्रमण के कारण ही कई बहुत ज्यादा मतलब खौफ रहता था, किसका? मंगोलों का खौफ रहता था इनके ऊपर, है ना। यह ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे। चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए इतनी बातें सभी गुड्डा गुड़िया को क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आप सबके लिए इंतजार कर रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और निम्नलिखित में से किस वर्ष उसकी मृत्यु हो गई थी? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया था और निम्नलिखित में से किस वर्ष उसकी मृत्यु हो गई थी, यह बताइएगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। तो लगभग आपका 326 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व में आपका सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, यह याद रखिएगा। सिकंदर लगभग 326 ईसा पूर्व यहां पर आक्रमण करता है। झेलम नदी के तट पर एक राजा राज करा करते थे। झेलम नदी के तट पर उनके साथ युद्ध हुआ था। झेलम पर एक राजा का नाम क्या था बेटा? पोरस। और पोरस को मार डाला था किसने? सिकंदर ने मार डाला था। बाद में सिकंदर इधर आ नहीं पाया, झेलम नदी के तट पर इसने आक्रमण किया था। राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, है ना। ये सब कहानियों में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो झेलम की लड़ाई, जिसे हाइड स्पेस की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्यास नदी के तट तक आपकी जो सिकंदर की सेना है ये पहुंच चुकी थी, लेकिन बाद में उसकी सेना के अंदर जो है विद्रोह उत्पन्न हो गया और जो है उसकी सेना थक चुकी थी बहुत बुरी तरीके से, तो वो वापस लौटने का निर्णय करती है और इस प्रकार से वह वापस भी लौटती है। यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में आपका 323 ईसा पूर्व कह रहा हूं, 323 ईसा पूर्व में, हाँ जी 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी के अंदर प्यारे बच्चे कहां पर मृत्यु होती है इसकी? बेबीलोन में
इसकी डेथ हो जाती है ना, डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है भाई? सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में 323 के अंदर, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलूक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? कौन थी भैया? गुलाम, जो मामलूक वंश था, गुलाम वंश था, उसके जो इल्तुतमिश की बेटी थी, बताइए। कुबरा नूरजई थी, हरका थी, रजिया सुल्तान थी, या फिर बेटा सफीका जियाजी थी? कौन थी भैया? यह याद रखिएगा। तो भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक, एकमात्र भारत की महिला मुस्लिम शासक, भारत की महिला मुस्लिम शासक, एकमात्र भारत की महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो महिला मुस्लिम शासक आपकी, यह ध्यान रखना, रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान हुआ करती थी। यही प्यारे बच्चे इसकी बेटी भी थी, समझे। तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी इल्तुतमिश, और तुर्कान खातून, तुर्कान, इनकी माता का नाम क्या था? तुर्कान खातून था, समझे। तुर्कान नाम था, तुर्कान खातून। तुर्कान खातून जो है यह इनकी माता का नाम था, याद रखिएगा। इन्हीं की यह बेटी थी, किसकी? इल्तुतमिश और तुर्कान खातून की बेटी थी आपकी रजिया सुल्तान, यह ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही कहा था? कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को कहा जिले इलाही? किसने कहा जिले इलाही? बताइए जरा। हाँ सर मन तो कर रहा है सर उत्तर कर दे, लेकिन सर दिल और दिमाग जो है साथ नहीं दे रहा। सर दिल कह रहा बार बार उत्तर कर दे, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि सर रिवीजन नाम शून्य है ना। परीक्षा इतने साल बाद होगी, लेकिन उसके बाद भी तैयारी शून्य होगी। यही हालत है, यही हकीकत है ना। आप कड़ा बोलेंगे तो हम क्लास में आना छोड़ देंगे, हम क्लास नहीं अटेंड करेंगे, लेकिन आप सच्चाई बोलिएगा तो फिर जो है हमको दिक्कत होती है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, जो पढ़ेगा वही जागेगा। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही कहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिरोज शाह था, या बलबन था? आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चे? आप कहोगे जिले इलाही कहने वाला, यानी अल्लाह की छाया बताने वाला बलबन था। खुद को इसने बताया कि मैं जिले इलाही हूं, अर्थात अल्लाह की छाया है मुझ पर, अल्लाह की छाया है, मैं जिले इलाही हूं, अल्लाह की छाया है, मुझसे डरो, मुझसे खौफ खाओ, मेरे आदेश मानो। यही इसके पीछे इसका मकसद रहा होगा, खुद को जिले इलाही कहलवाने के पीछे, ठीक है भैया। आगे बढ़ती है, नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता कहा था खुद को, यह याद रखिएगा। बलबन की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था? पंजाब से बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण, बताइए। ABCD क्या लगता है? हाँ जी बताओ, सभी के उत्तर देख रहा हूं मैं जी, बहुत बढ़िया मिन साहब, ठीक है। उत्तर आना चाहिए क्या? निम्नलिखित में से कौन पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था? पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था सोमनाथ में, प्यारे बच्चे। कहां? सोमनाथ में इसने हमला किया। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण सोमनाथ में 1205 पे किया था। कब किया था? 1205 कह रहा हूं, 1005 पे किया था। 1005 ईस्वी पे आपका महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, यह याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर कहां पड़ता है प्यारे बच्चे? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में पड़ता है। कहां? गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। भारत पर उसका कौन सा हमला हुआ था? तो यह आपका 1005 में जब हमला किया तो 16वां हमला था। यह 16वां हमला था। किसका 16वां हमला था? कहोगे सोमनाथ पर इसका 16वां हमला था, यह ध्यान रखना प्यारे बच्चे। दूसरी बात आपका मथुरा में भी इसने आक्रमण किया था गजनी ने। तो मथुरा पर प्यारे बच्चे 1018 पर हमला किया था, 1018 पर। बेटा आपके मुल्तान पर इसने कब आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर इसने 1006 में आक्रमण किया था, 1006 में। कन्नौज पर इसने आक्रमण कब किया था? तो कन्नौज पर आक्रमण किया था 1021 में, 1021 में। बेटा आपका जो कालिंजर पर आक्रमण कब किया था? तो कालिंजर पर आक्रमण किया था 1023 के अंदर। कब किया था? 1023 के अंदर। यह बात ध्यान रखना। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो क्लियर है भाई, है ना। तो 1025 पर इसने हमला किया था। कहां पर? सोमनाथ पर 1025 पर हमला किया था, यह याद रखिएगा। 1025, समझे? आई बात समझ में? क्लियर एंड कट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वह प्यारे बच्चे जयचंद महमूद गजनवी के बीच में, जयचंद महमूद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज तृतीय या आपका महमूद गजनवी के बीच में, या पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के बीच में। किसके बीच में हुआ था चंदावर
चंदावर का युद्ध, बताओ जरा सा, निम्नलिखित में से चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तुम क्या कहोगे कि भैया देखो सीधी सी बात है, जयचंद और महमूद गजनवी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, यह याद रखिएगा। जयचंद और महमूद गौरी के बीच में, जयचंद और महमूद गौरी के बीच में। जयचंद ने ही किसको बुलाया था? गौरी को बुलाया था, समझे। गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। जयचंद कौन हुआ करता था? ये जयचंद जो था यह गढ़वाल वंश का शासक था। इसी ने अपने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, क्योंकि संयोगिता नाम की उनकी जो लड़की थी उनको उठा लिया था पृथ्वीराज चौहान ने, तो कहा कि ठीक है तुमसे बदला लेंगे, बाद में लेंगे, भले तुम दामाद बन गए हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये खुद तो पृथ्वीराज को नहीं हरा सकता था, तो इसने कहा गौरी सुनो, फोन किया गौरी का, ए गौरी सुनो तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो गौरी आए, पहले जो है मारे किसको? पृथ्वीराज को, फिर इनको निपटाए दिए, समझे। भाई भाई भी निपट गए, भाई खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, इनका हो गया। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था आपका यह प्यारे बच्चे 1194 में। कब? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, यह याद रखिएगा। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। जयचंद की हत्या किसने कर दी थी? गौरी ने कर दी थी, यह याद रखना। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? जो लोधी वंश है अंतिम सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। बिल्कुल, पानीपत की लड़ाई इसी के साथ हुई थी। सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी था प्यारे बच्चे, या इब्राहिम लोधी था? तुम कहोगे ना सिकंदर लोधी नहीं था साहब, इब्राहिम लोधी था, यह अंतिम सुल्तान था प्यारे बच्चे। 1517 से लेके 1526 तक आपका शासन रहा। 1526 से लेके 1517 से लेके 26 तक शासन रहा। और प्यारे बच्चे बाद में इनके बीच में यहां पर आपका जो लड़ाई रही वह बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में रही थी, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और यहीं पर सल्तनत काल की समाप्ति हो चुकी थी। और प्यारे बच्चे इसी लड़ाई को पानीपत की प्रथम लड़ाई कहते हैं। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई भी इसे कहा जाता है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा जाता है, यह याद रखिएगा। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई यह हुई थी, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको देखने के लिए मिलती है, यह याद रखना। इब्राहिम लोदी को उखाड़ फेंकने के लिए इसको आमंत्रित किया था किसने? तो इब्राहिम लोदी को आमंत्रित करने के लिए दौलत खान, जो गवर्नर था, कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर पंजाब कौन था? गवर्नर पंजाब था उस टाइम पे आपका, ये इसी का चाचा जो है दौलत खान, समझे, दौलत खान। तो दौलत खान ने कहा कि एक मिनट रुको जरा सा इब्राहिम लोदी, मैं दौलत खान मैं स्वयं जो है बाबर को बुलाता हूं और बाबर तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर, बाबर वो सोचा कि मारकर चला जाएगा और सत्ता उसे मिल जाएगी, नहीं जी, सत्ता इसे नहीं मिली दौलत खान को। और प्यारे बच्चे बाबर ने खुद जो है यहाँ मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, यह याद रखिएगा। बाबर ने क्या कर दी थी? मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक भाई, आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के माध्यम से भारत के संपर्क में आया। किसके माध्यम से आया था बताओ? प्रसिद्ध अरबी विद्वान जो अल बरूनी था, यह 11वीं शताब्दी में डैश के माध्यम से भारत में संपर्क में आया था। भारत के संपर्क में आया था किसके माध्यम से बताइए? अब्दुल्ला शाह गाजी, महमूद गजनवी, अल वालिद आई या महमूद बिन कासिम? बताओ जरा सा, हाँ बताओ, प्रत्येक का उत्तर आना चाहिए। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के माध्यम से भारत के संपर्क में आया। आप कहोगे किसके माध्यम से आया था? महमूद गजनवी के माध्यम से आया था, यह याद रखिएगा। किसके माध्यम से आया था? महमूद गजनवी के माध्यम से आया था, यह याद रखिएगा। गजनवी के काल के कई सारे लेखक भी थे, समझे, जैसे अल बरूनी जो था आपका, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी थी। क्या लिखी थी? इसने लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद लिखी थी, किताब उल हिंद लिखी थी। किताब उल हिंद किसने लिखी? आप कहोगे अल बरूनी ने लिखी थी प्यारे बच्चे। जो महमूद गजनवी था, या महमूद गजनवी के शासनकाल में एक और शाहनामा लिखने वाला फिरदौसी भी आया था। फिरदौसी भी इसी के काल में आया था, जिसने शाहनामा लिखी थी। जिसने क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी, यह याद रखिएगा। क्या लिखी थी? शाहनामा लिखी थी। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चाहमान यानी चौहान शासक था? तो सबसे प्रसिद्ध चौहान या चाहमान शासक कौन था? जन्म जिसका 1166 में हुआ,
1166 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ, समझे, जिसका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में, और प्यारे बच्चे 1700 मतलब 1177 से लेकर 1192 तक शासन किया, 1177 से लेकर 92 तक शासन किया, 92 तक शासन किया। और आपका पृथ्वीराज तृतीय जो है यही सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और इन्हीं का टाइम पीरियड है 1177 से लेकर 1192, यह याद रखिएगा। पृथ्वीराज की विवाह जो है कन्नौज का जो गढ़वाल शासक था जयचंद की पुत्री जो संयोगिता थी उससे हुआ था। और प्यारे बच्चे पृथ्वीराज के ही दरबारी कवि थे कौन, चंद्रबरदाई, प्यारे बच्चे नाम सुना होगा, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, क्या लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो आपकी किसने लिखी है, आप कहोगे चंद्रबरदाई ने लिखी है, ये बात ध्यान रखना, किसने लिखी है पृथ्वीराज रासो, आप कहोगे चंद्रबरदाई ने लिखी है, यह ध्यान रखना, रख लोगे हाँ या नहीं बच्चों, बताना जरा सा। जी बहुत बढ़िया, क्लियर एंड कट बातें आपको पता है, हाँ जी बहुत अच्छे से पता है, इतनी बातें आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वास्तुकला की मामलुक शैली किस राजवंश से संबंधित थी। जो वास्तुकला की मामलुक शैली है यह किस राजवंश से संबंधित थी, लोधी वंश से, गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से। वास्तुकला की मामलुक शैली किस राजवंश से संबंधित है यह बताइए प्यारे बच्चे, लोधी वंश से, गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश से। आप सभी को बताना है कि वास्तुकला की जो मामलुक शैली है यह प्यारे बच्चे किस राजवंश से संबंधित थी। तो वास्तुकला की जो मामलुक शैली है यह प्यारे बच्चे किससे संबंधित थी, आपको बताना है, लोधी वंश है या प्यारे बच्चे गुलाम वंश है या आपका खिलजी वंश है। तो आप कहोगे देखिए मामलुक वंश को ही गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, मामलुक शैली ऑब्वियस है गुलाम वंश से संबंधित रही होगी, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ जाओ, दिल्ली का सुल्तान जिसका घोड़े से गिरने के कारण, चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई, यह प्यारे बच्चे कौन सा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना होगा, यह पोलो खेल रहा था, घोड़े वाला पोलो खेल रहा था और घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 1206 में इसने स्थापना की और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से चौगान खेलते हुए, यह याद रखिएगा। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, समझे, किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कौन, तो प्यारे बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी कारण से इस वंश को प्यारे बच्चे गुलाम वंश कहा जाता है, यह याद रखिएगा। दूसरी बात, आपका जो संस्थापक है यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत जो थी, इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जो दिल्ली सल्तनत है इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, क्या की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। इससे इंपॉर्टेंट बात, इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी सर्वप्रथम, तो लाहौर, इसने अपनी कैपिटल लाहौर कैपिटल बनाई थी। इसके अलावा प्यारे बच्चे इसने लाखों का दान करने वाला लाख बख्श की उपाधि ली थी, समझे। तो लाखों का दान करने वाला लाख बख्श की उपाधि किसने ली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्यारे बच्चे लाख बख्श की उपाधि ली थी, यह याद रखिएगा। इसी ने आपका कुव्वत-उल-इस्लाम दिल्ली और अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुव्वत-उल-इस्लाम प्यारे बच्चे, कुव्वत-उल-इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, यह याद रखिएगा। दिल्ली में बनवाया था, समझे, कहां पर, कुव्वत-उल-इस्लाम या दिल्ली में बना हुआ है। और 2.5 दिन का झोपड़ा प्यारे बच्चे यह अजमेर में बना हुआ है, कहां, अजमेर में बना हुआ है, यह याद रखिएगा। घोड़े पर बैठकर चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण इस पर चोट आई और प्यारे बच्चे यहां पर इसकी मृत्यु हो गई, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े जाएं, चलो आगे बढ़ जाएं। कुव्वत-उल-इस्लामत की इसने निर्माण करवाया था, यह याद रखिएगा। तो चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई, बोलोगे, तो घोड़े से गिरने के कारण जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी मृत्यु हो गई थी, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ो भाई,
इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? 1458 में, 1235 में, 1388 में, 1199 में। बताओ जरा, इल्तुतमिश का मकबरा जो है यह किस वर्ष बनवाया गया था? सभी बच्चे बताएंगे जो इल्तुतमिश का मकबरा है यह किस वर्ष बनाया गया था। तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है यह 1210 में बनवाया गया। यह प्यारे बच्चे 1200 आपका 35 में बनवाया गया, क्योंकि 36 में तो मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश की। तो 1210 समझे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासन रहा। और प्यारे बच्चे 1235 में ही इसने इल्तुतमिश का मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनवाया गया? 1235 में बनवाया गया। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था इल्तुतमिश? यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। और इल्तुतमिश ने आराम शाह यानी ऐबक के बेटे को मार डाला था, आराम शाह को मार डाला था। जो दामाद था उसने अपने साले को मार डाला और उसके बाद सत्ता को हथिया लिया था। तो आप एक तरीके से कह सकते हो अपने साले को मारकर यह सत्ता में बैठा था। ऐबक का बेटा नाम क्या था? ऐबक के बेटे का नाम था कुतुबुद्दीन। ऐबक के बेटे का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम था आराम शाह। का नाम था प्यारे बच्चे आराम शाह। और इसी आराम शाह को, आराम शाह का नाम आराम करते रह गए और ये निपटा दिए गए। समझे, ये निपटा दिए गए किसके द्वारा? आपका इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश सत्ता पर बन गया था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है भैया जी। इसने इक्ता प्रणाली को लागू किया था। तो किसने इल्तुतमिश ने प्यारे बच्चे इक्ता प्रणाली को लागू किया था। इक्ता प्रणाली को लागू किया था, इक्ता प्रणाली लागू किया था। और साथ में प्यारे बच्चे चहलगामी चालीसा जो है इसने निर्माण कराया था। चहलगामी 40 कुलीन तुर्कों का समूह, 40 कुलीन तुर्कों का समूह इसने बनाया। 40 कुलीन तुर्कों का समूह बनाया था प्यारे बच्चे, 40 कुलीन तुर्कों का समूह, जिसमें प्यारे बच्चे जिसे चहलगानी कहते थे। क्या कहते थे? चहलगानी कहा जाता था, चहलगानी कहा जाता था। यह ध्यान रखना, जिसे क्या कहा जाता था? चहलगानी कहा जाता था। यह ध्यान रखना। रखोगे हाँ या नहीं बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर किस वर्ष बैठी? रजिया सुल्तान के बारे में बताइए मेरे गुड्डा गुड़िया, आप सभी बताएंगे। बताइए जरा सा, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए और उत्तर करेंगे सभी प्यारे बच्चे कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर बैठी थी। कब बैठी थी आपको यह बताना है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर पहली और एकमात्र शासक थी जो सिंहासन पर बैठी। अब कहोगे 1236 में बैठी थी प्यारे बच्चे। कहां बैठी थी? 1236 में रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर बैठी और एकमात्र महिला शासक थी, यह याद रखिएगा। रजिया सुल्तान की बात करें 1236 से लेकर प्यारे बच्चे आपका यह 1240 तक का टाइम पीरियड रजिया सुल्तान का था। और यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? जो इल्तुतमिश है प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसमिस नहीं, इल्तुतमिश। समझे क्या लग रहा है? इल्तुतमिश की बेटी थी, यह ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। और भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी जिसको बहराम शाह ने, उनके भाई बहराम शाह ने उनकी हत्या कर दी थी। बहराम शाह ने, समझे, आराम शाह नहीं बेटा, बहराम शाह ने हत्या कर दी थी, यह याद रखिएगा। किसने हत्या कर दी थी प्यारे बच्चे? बहराम शाह ने हत्या कर दी थी। जी बिल्कुल, यह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि गयासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के मिजादा मतलब सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। मतलब सीधी सी बात पूछो, गयासुद्दीन तुगलक ने किस किस शिष्टाचार के लिए प्यारे बच्चे आपका सजदा और पैबोस की प्रथा जो है यह शुरू की थी? तो यह क्लियर हो गया। चलो 1236 क्लियर हो गया। तो अदालत, जो बलबन राजा जो है जब अदालत लगाता था अपनी, तो उसको सजदा करना पड़ता था। लोगों को सजदा यानी कि प्रणाम करना पड़ता था, झुककर प्रणाम करना पड़ता था। क्योंकि चहलगामी चालीसा ने अपना जो 40 तुर्कों का समूह था उसने अपना स्थापत्य ऐसा कर लिया था, अपना
भौकाल ऐसा जमा लिया था कि बेचारा जो गयासुद्दीन बलबन था देख देख के परेशान हो गया कि ये 40 तो बुड्ढे हैं, ये इनका दिमाग खराब रहता है, इनको बताऊंगा, ऐसा नियम बनाऊंगा, ऐसा नियम बनाऊंगा ना कि इनको पैर चूमना पड़ेगा, यानी पैबोस करना पड़ता था, जो राजा था उसका पैर चूमना पड़ता था। पैर चूमना की जो प्रथा थी प्यारे बच्चे, यह किसने शुरू की थी? तो प्यारे बच्चे आपके गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी, यह याद रखिएगा। किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी, यह याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल में नवरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की? दिल्ली सल्तनत में नवरोज मनाने की जो प्रथा है यह किसने शुरू की थी? आप कहोगे गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, यह याद रखिएगा। किसने शुरू की? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन ने इस प्रथा को शुरू किया, यह याद रखिएगा। चलो ठीक है, अब जो बलबन ने क्या किया था प्यारे बच्चे? गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी, वैसे गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी ना प्यारे बच्चे, तो ये गयासुद्दीन तुगलक लगा दिया मैंने, हाँ गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। और आपका गयासुद्दीन बलबन जो है यह 1266 से लेकर 87 तक प्यारे बच्चे टाइम पीरियड में ये सत्ता पे रहता है। और दूसरी चीज ये जो है उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? उलुग खान के नाम से भी इसे जानते हैं हम, उलुग खान के उपनाम से भी इसे जाना जाता है, उपनाम से भी इसे हम जानते हैं। और दीवाने अर्ज की स्थापना की थी प्यारे बच्चे, हाँ दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। क्या? दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, दीवाने अर्ज की स्थापना की। और दूसरी बात प्यारे बच्चे, इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी रक्त लौह की नीति, रक्त लौह की नीति शुरू की थी, रक्त लौह नीति शुरू की थी। किसने शुरू की थी रक्त लौह नीति? तो रक्त लौह नीति जो है यह गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, यह याद रखिएगा। जिले इलाही की उपाधि भी इसी ने ली थी प्यारे बच्चे। नवरोज, नवरोज क्या है आपके मन में ये भी आना चाहिए। तो नवरोज प्यारे बच्चे ये नवरात्र नहीं है, ये एक पारसी त्योहार है। क्या है? पारसी त्योहार है, इसका मतलब इसका पारसियों से कांटेक्ट था। बढ़िया, ठीक, क्लियर एंड कट बातें आपको पता होनी चाहिए, हाँ या नहीं बताइएगा जरा सा। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है जी? ठीक है, गयासुद्दीन बलबन आपका क्लियर हो जाएगा। बलबन ने दिल्ली, बिल्कुल गयासुद्दीन बलबन क्लियर हो गया। बलबन ने दिल्ली में निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में काम किया था? तो बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में इसने कार्य किया था? इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन महमूद या कुतुबुद्दीन ऐबक? आप कहोगे नसरुद्दीन महमूद के अंतर्गत इसने काम किया था, नसरुद्दीन महमूद के अंतर्गत इसने काम किया था। फिर बाद में बलबलीन ही सिंहासन पर बैठा था, नसरुद्दीन महमूद नायब के रूप में इसने शुरुआत में काम किया। और बलबन ने क्या काम किया था? जो चहलगामी 40 लोगों का समूह था ना, जो चहलगामी था 40 समूह था तुर्कों का, जिसे आप लोग जिसको आप लोग चहलगामी कहते थे ना, उसको समाप्त करने का काम क्रेडिट भी किसे जाता है? तो कहोगे जो है बलबन को ही जाता है, या याद रखिएगा। तो बलबन ने ही चहलगामी चालीसा को समाप्त कर दिया था कि भैया तुम 40 आदमी बहुत हो गई तुम्हारी, बात खत्म, डैश समाप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे के सिक्के को चलाया था। तो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के समान स्थान पर प्यारे बच्चे डैश नामक तांबे के सिक्के को चलाया था। रूपक, जीतल, रुपया या टंका? तो चांदी के सिक्के के समान जो तांबे के सिक्के यानी कॉपर के सिक्के चले थे उन्हें प्यारे बच्चे जीतल कहते थे, यह याद रखिएगा। जीतल कहते थे, यह याद रखना प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से। तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे और चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। तो चांदी के सिक्के को टंका कहते थे, यह याद रखिएगा। और तांबे का सिक्का जो है वह क्या कहलाता था प्यारे बच्चे? जीतल कहलाता था। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1289 में दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक भी घोषित कर लिया था? बताइए। तो तुर्गिल बेग का नाम सुना होगा, यह बंगाल का गवर्नर था उस टाइम पे, तुर्गिल बेग। और तुर्गिल बेग ने बंगाल के गवर्नर होते हुए यह क्या था? यह प्यारे बच्चे आपका बंगाल का गवर्नर था। और बंगाल के गवर्नर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, यह याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर तुर्गिल बेग ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
जिसने बदायूं पर कब्जा किया 1197 से 98 तक, इल्तुतमिश को उसने अपना पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। तो भाई जिसने बदायूं पर कब्जा किया 1197 के आसपास, तो बदायूं पर कब्जा किया था, इल्तुतमिश को पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया था। और इल्तुतमिश को ही प्यारे बच्चे, आप इल्तुतमिश को पहला गवर्नर नियुक्त किया था। और आपको बताऊं, इल्तुतमिश प्यारे बच्चे एक तरीके से कह लीजिएगा, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। तो गुलामों का गुलाम भी, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? इल्तुतमिश को कहा जाता है। कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि गुलामों का गुलाम प्रिया बेटा किसे कहते हैं, तब आपको समझ में आना चाहिए कि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न। कुतुब मीनार डैश वास्तुकला का एक उदाहरण है। जो कुतुब मीनार है यह डैश वास्तुकला का एक उदाहरण है, बताइए। इंडो इस्लामिक, द्रविड़, सूफी, मौर्य। कुतुब मीनार जो है वास्तुकला का उदाहरण है। एक किस वास्तुकला का उदाहरण है कुतुब मीनार प्यारे बच्चे? तब आप कहोगे कुतुब मीनार आपका एक इंडो इस्लामिक उदाहरण है। 1993 में इसे यूनेस्को स्थल के रूप में जो है शामिल कर लिया गया था। किसमें? 1993 में, 1993 में यूनेस्को ने प्यारे बच्चे, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया। यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? ये डेट आपसे कई बार पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को में इसे इंडो इस्लामिक के तौर पर, इंडो इस्लामिक आर्ट जो आपका कुतुब मीनार है, इसे शामिल किया गया था। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी, यह बताइएगा। बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? कबीर खान ने, फरीद खान ने, उलुग खान ने, या फिर बेटा अयाज खान ने? बताइएगा जरा सा, जो बलबन की उपाधि है यह किसने धारण की थी? तब आप कहोगे जो उलुग खान है, इस उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था, यह बताइएगा। तो मिनहाज और मिनहाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है प्यारे बच्चे, मिनहाज ए सिराज डैश के शासक के रूप में एक इतिहासकार था। आपको बताना है कौन था मिनहाज ए सिराज। तब आप कहेंगे मिनहाज ए सिराज जो है यह उलुग खान, उलुग खान या आपका सुल्तान इल्तुतमिश या आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या गयासुद्दीन बलबन। आपको बताना है प्यारे बच्चे सही क्या हो जाएगा, बताइए जरा सा सही क्या हो जाएगा। तो उलुग खान बिल्कुल सही हो गया है। आपका सुल्तान इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आगे बढ़िए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद और मीनार डैश सदी की आखिरी दशक के दौरान बनाई गई थी। किस सदी के आखिरी दशक के दौरान बनाई गई थी? आपको याद होगा 1192 से लेकर 98 के बीच में आपका यह सब कुछ तैयार हुआ था। तो अर्थात आपकी 12वीं सदी हो जाएगी, बिल्कुल आपकी 12वीं सदी हो जाएगी, यह याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था, यह याद रखिएगा। किसका? दिल्ली में इसका निर्माण कराया था। आपका जो कुवत उल इस्लाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था। और इसके साथ मैंने 2.5 दिन का जो झोपड़ा है प्यारे बच्चे, यह 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर में निर्मित कराया गया था। कहां? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह कहां निर्मित कराया गया था? आपके अजमेर में निर्मित कराया गया था। यह बात याद रखिएगा सभी प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई कितनी है मीटर में? आप कितनी बता सकते हैं कि अनुमानित ऊंचाई 73 मीटर है। कितनी है प्यारे बच्चे? 73 मीटर है। यह याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की अनुमानित ऊंचाई जो है यह आपके 53 मीटर है या 73 मीटर है, यह ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर था? सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर कौन था, यह बताना है। सैयद फन ए मुदबीर, निजाम उल मुल्क जुनैदी, मुल्क नाइक नुसरत खान। आपको बताना है निजाम उल मुल्क जुनैदी जो है यह सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर हुआ करता था। यह एक नया फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आपके लिए। अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से, दिल्ली सल्तनत में प्यारे बच्चे आप दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश में अंततः आपका जीनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया? तो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश में अंततः आपके जीनपुर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? आप कहोगे लोधी वंश ने ऐसा किया था, या याद रखिएगा। किसने? लोधी वंश ने जौनपुर को। तो जौनपुर को प्यारे बच्चे या जीनपुर कहते थे, तो जौनपुर को प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। जो जौनपुर था, जौनपुर यही पूर्वी यूपी वाला जौनपुर, इसको प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था बहलोल लोधी के द्वारा, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, बहलोल लोधी का
पुत्र क्या था, बरबक शाह था। यह जौनपुर का वायसराय बन जाता है बाद में। वर्ष 1206 में 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का निम्नलिखित में से एक शाही कालक्रम क्या है। आपको 1206 से लेकर 90 तक जो गुलाम वंश का शासन रहा, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे कौन आता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। और सबसे लास्ट में आपका कौन आता है, तो भाई इनमें से तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी, तो इसके बाद ही आएगी। तो बेटा ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया सारे के सारे, सीधे आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और फिर आपका उसकी बेटी जो रजिया थी, ये उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, क्योंकि इसने आराम शाह को मार दिया था इल्तुतमिश ने। और फिर इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश की बेटी जो रजिया थी, रजिया की हत्या की थी बहराम शाह ने। किसने हत्या की थी रजिया की, बहराम शाह ने हत्या की थी फूलमती बेटा, है ना। शिरो बेटा, क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था। आपको यह बताना है, बताइए जरा सा। जो आपका जो बठिंडा का किला था मुबारक, बठिंडा का किला मुबारक, इसमें कैद कर लिया गया था। किसको, भाई रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था। तो बलबन द्वारा आपका दीवाने अर्ज का जो है यहां पर स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा, यह याद रखिएगा। दीवाने मुस्तराज जो बकाया विभाग है, यह बकाया विभाग किसने बनाया था, दीवाने मुस्तराज बकाया विभाग यह बनाया था प्यारे बच्चे, बकाया विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, यह याद रखिएगा। किसने बनाया था प्यारे बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, यह याद रखना है आपको। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या कहता है कि चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरता प्रेरित कुआर्नों का उल्लेख मिलता है, उस कृति का नाम क्या है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे आपके चंद्रबरदाई, और उन्होंने रचित की कृति एक, जिसका नाम था प्यारे बच्चे पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था, पृथ्वीराज रासो नाम था, यह बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। किस दिल्ली के सुल्तान ने यह कहा था कि हम विस्तार नहीं करेंगे, हम जो है पहले जो है हमारे पास उसी को ठीक करेंगे, तो वह किया था प्यारे बच्चे आपके बलबन ने सुदृढ़ीकरण यानी अपने किले को ही, अपने गढ़ को ही, अपने राज्य को ही और मजबूत करने का काम किया था, समझे। उसने विद्रोह को दबाया, उसने अपने क्षेत्र को मजबूत किया, यह याद रखिएगा। गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक कौन सा विभाग बनाया था। तो भाई देखो, बलबन की नीति थी कि सुदृढ़ीकरण, और सुदृढ़ीकरण किसी से होता है जब आपके देश की सेना और पुलिसिंग अच्छी होगी। तो सैन्य विभाग को बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। दीवानी को ही जो है यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था कृषि विभाग। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था। एमबीटी ने बेटा आपका कृषि विभाग बनाया। कौन सा विभाग, कृषि विभाग बनाया था, कृषि विभाग बनाया था। जबकि प्यारे बच्चे इसने एक सैन्य विभाग बनाया। दौलताबाद में चांद मीनार 210 फीट ऊंची है, एक पतली मीनार है जो कि डैश मंजिल में विभाजित है। तो भाई देखो, चार मीनार की बात करें तो अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया था। अलाउद्दीन बहमनी ने बनवाया, और अलाउद्दीन बहमनी ने प्यारे बच्चे इसे 1445 में बनवाया था, यह याद रखिएगा। और 1445 में प्यारे बच्चे आपका चार मीनार जो है आपका चार खंडों में विभाजित है, इसी कारण से कहते हैं चार मंजिल है यहाँ पर। और टोटल कक्षों की संख्या यहाँ पर 24 कमरे हैं, या कक्ष आप कह सकते हैं। तो 24 कमरे या कक्ष टोटल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। हाँ जी, ऑप्शन ऊपर नीचे सदैव हैं, आगे भी रहेंगे, ताकि आप फोकस अपना बनाए रखें, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर करने पर अपने ध्यान को पूर्णतः केंद्रित करके उत्तर कीजिएगा सभी प्यारे बच्चे। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक प्यारे बच्चे यहाँ सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। आप कहेंगे कौन से,
तो सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज थे वह कौन थे, तो वह प्यारे बच्चे आपके सैयद हुआ करते थे। सैयद, समझे। सैयद की बात करेंगे तो 1414 से प्यारे बच्चे 1451 तक के टाइम पीरियड में प्यारे बच्चे जिन्होंने शासन किया वह सैयद वंश थे। इसका संस्थापक कौन था, आपने नाम सुना होगा खिज्र खान का। किसका? खिज्र खान का। खिज्र खान यह प्यारे बच्चे सैयद वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा तुगलक वंश के समय यह मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। जब तुगलक वंश का शासन हुआ करता था, तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर था, तब यह मुल्तान जो क्षेत्र पड़ता है, इस मुल्तान पाकिस्तान साइड में, ये मुल्तान क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था। क्या? मुल्तान क्षेत्र का गवर्नर हुआ करता था। बाद में धीरे से इसने कब्जा कर लिया। कहां पर? आपके इस पीरियड ऑफ टाइम में इसने यहां पर कब्जा कर लिया, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो। इसके शासक आए खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और फिर लास्ट में आता है 1443 से लेके 51 तक आपका जो शासक था आलम शाह, और आलम शाह से सत्ता समाप्त हो जाती है, सैयद वंश खत्म हो जाता है और लोधी वंश स्टार्ट हो जाता है। 1451 से लोधी वंश का शासन आ जाता है, यह याद रखिएगा। प्यारे बच्चे दैत सल्तनत पर सरकी वंश का शासक था, तो जौनपुर पर प्यारे बच्चे आपका सरकी वंश का शासक था। तो जौनपुर पर किसका शासन था? जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन हुआ करता था। सरकी वंश 1394 से लेकर प्यारे बच्चे 1489 तक का टाइम पीरियड सरकी वंश का था, यह याद रखिएगा। जौनपुर के अंदर जिसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी। किसने? मलिक सरवर ने जिसकी स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। किसने? मलिक सरवर ने स्थापना की थी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में कुतुब के पश्चिम में स्थित है, जो एक दीवार के भीतर एक किले की तरह है, जिसके किनारे पर बुर्ज है और इसके डैश कब्र कच्छ जो है वह भूमिगत है। यह प्यारे बच्चे सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है यह 8 कोनों का है, इसलिए यह फेमस है, अष्टकोण मकबरा है। बेटा बहलोल लोधी का उत्तराधिकार उसके पुत्र डैश ने 1489 में 89 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि प्राप्त की थी। तो भाई अष्ट निजाम खां जो है, इस निजाम खां पुत्र, उसके पुत्र निजाम खां ने आपका सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि प्राप्त की, यह याद रखिएगा। सिकंदर लोधी को ही हम निजाम खां के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। दिल्ली से राजधानी, यह याद रखिएगा जो है बहलोल लोधी का उत्तराधिकार उसका पुत्र निजाम खां को ही प्यारे बच्चे हम लोग सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिकंदर लोधी के नाम से जानते हैं। और आपका सिकंदर लोधी से बेटा एक बात पढ़ लेना कि ये जो ट्रांसफर है, जो राजधानी ट्रांसफर किया था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से राजधानी किसने आगरा करी थी? दिल्ली से जो कैपिटल है पहली बार राजधानी आगरा किसने करी थी? तो आगरा दिल्ली से राजधानी कैपिटल ट्रांसफर किसने की थी? कैपिटल ट्रांसफर की थी या दिल्ली से आगरा इसी ने की थी, यह याद रखिएगा। इसके बाद प्यारे बच्चे भूमि मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी भी चलाई थी। गज ए सिकंदरी या प्यारे बच्चे भूमि मापने के लिए चलाई थी। दूसरी बात आपका इसने फारस में गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखी। गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखी थी। किसने? सिकंदर लोधी ने गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखी थी, यह याद रखिएगा। आई बात समझ में अब सारी बानो जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न है इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरा गुंबद विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के द्वारा पेश की गई थी? इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरा गुंबद की विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश के द्वारा पेश की गई थी? मुझे इतना बता दीजिए सभी प्यारे बच्चे, तब आप कहोगे कि भैया किस राजवंश के द्वारा पेश की गई थी? आप कहना लोधी वंश के द्वारा पेश की गई थी, यह याद रखिएगा। लोधी वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1451 से लेकर एक आखिरी शासक 1526 में इब्राहिम लोधी होता है, जिसको पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने हराया था। प्यारे बच्चे किसने हराया था? प्यारे बच्चे बाबर ने हराया था, यह याद रखिएगा। किसने हराया था? बाबर ने हराया था 1526 में इब्राहिम लोधी को। पहला शासक कौन था? बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी था। बहलोल
लोदी था प्यारे बच्चे। प्रथम शासक कौन था? बोलो, बहलोल लोदी प्रथम शासक हुआ करता था। सिकंदर लोदी इसके बाद आया था। बहलोल लोदी के बाद कौन आया था? सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी इसी का बेटा था, यह याद रखिएगा। सिकंदर लोदी आया था। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया था। इब्राहिम लोदी आया था, यह याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी आया था। इब्राहिम लोदी आया था, यह याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी आया था। क्लियर एंड किट बात है। चलो आगे बढ़ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो आपने नाम सुना होगा, मोट की जो मस्जिद है दिल्ली में पड़ती है, इस मोट की मस्जिद दिल्ली का ही निर्माण प्यारे बच्चे आपका इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम में, दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह बात याद रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन युग के इतिहासकार ने माना है कि रजिया अपने सभी भाइयों में अधिक सक्षम और योग्य थी। तो रजिया अपने सभी भाइयों में अधिक सक्षम और योग्य थी, तो वह प्यारे बच्चे उसे जो है मध्यकालीन युग के किस इतिहासकार रजिया अपने भाइयों में सबसे अधिक सक्षम योग्य थी? महनाज ए सिराज ने बोला है। किसने? महनाज ए सिराज ने। इन्हें संरक्षण भी किया था। इन्होंने महनाज ए सिराज का संरक्षण भी किया था, शायद इसी वजह से इन्होंने ये बात कह भी दी होगी, यह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिएगा महनाज ए सिराज की कहानी के आगे। एक पूर्ण निरंकुश के रूप में बलबन का शासन निम्नलिखित में से किस घटना का कारण बना था? जो बलबन का शासन है वह किस घटना का कारण बना था, बताइए। बलबन बलबन के शासन में बलबन ने देखा कि क्या चल रहा है दुनिया में, तो बलबन ने देखा कि भाई देखो ये तो चलीसा लोग जो है ये बदतमीजी कर रहे हैं, एक काम करो पहले इन्हीं को निपटाओ। तो बलबन ने सबसे पहले इन्हीं को निपटा दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। चलो आगे बताएंगे भाई। तो पूर्ण निरंकुश किस पर लगाया था? चालीसा का विनाश कर दिया था इसने, यह याद रखिएगा। किसने? बलबन ने। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सैयद वंश का प्रथम शासक खिज्र खान था, यह प्यारे बच्चे अलाउद्दीन आलम शाह था, मोहम्मद शाह था, मुबारक शाह था, यह प्यारे बच्चे और कोई था? बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खान था, या प्यारे बच्चे और कोई था? तो आप कहेंगे सैयद वंश का प्रथम शासक आपका खिज्र खान था। खिज्र खान के बारे में मैंने बताया 1414 से लेकर 1421 तक का जो आपका 6 साल का 7 साल का टाइम पीरियड था, वो आपके खिज्र खान का ही टाइम पीरियड था, ये याद रखिएगा। यही सैयद वंश का संस्थापक भी था। सैयद वंश का संस्थापक भी यही था, याद रखिएगा। इसने उपाधि धारण की थी खिज्र खान ने, रयात ए आला की। रयात ए आला की उपाधि, रयात ए आला की जो टाइटल है यानी कि जो उपाधि है, यह उपाधि धारण की थी, यह याद रखिएगा। 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान और लाहौर के दीपालपुर पे इसने शासन भी किया। खैर उतना मत समझो, इतना समझ लो रैयत आला की उपाधि ली थी, यह याद रखिएगा। बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा में सजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? बताइए जरा सा। चीनी में, फारसी में, मंगोल में, रोमन में। तो बलबन में निम्नलिखित में से किस परंपरा में? तो भाई देखो, रोमन परंपरा थी या कौन सी परंपरा थी? बताओ जरा से। या फारसी परंपरा थी? फारसी में ही सजदा करना यानी झुकना, पैबोस यानी पैर चूमना, और उन्होंने फारसी नववर्ष नवरोज को भी शुरू किया था। बलबन की बात कर रहा हूं। फारसी नववर्ष नवरोज को शुरू करने वाले कौन थे? तो बलबन थे। और आपको यह याद होगा प्यारे बच्चे, देखो सीधी सी बात है, इस क्लास में आप पढ़ने आओगे तो प्यारे बच्चे मैं पढ़ाता ही हूँ, समझे। आप जानते हो जीके जीएस जितने दिन से चल रहा है, आपने सुना होगा कि कभी मैं यहाँ पर खड़े होकर आपसे गप्पे लड़ा रहा हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं होगा, या आपका समय खराब कर रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे आप सबका पेपर है। ये नहीं कि मजाक चल रहा हो और एंटरटेन कर रहा हूँ, वरना 1 घंटे में जीएस के 40-46 क्वेश्चन करवाए हैं, समझे। तो बड़े ध्यान से पढ़ना सभी, गला पूरा अंदर तक चल जाता है, समझे। अभी दवा खाई है, तुम लोग सोच रहे हो गुरुजी गुटखा खा रहे हैं क्या? दवा खाए हैं, जो आयुर्वेद की दवा मिलती है ना, ये देखो, ये दवा मिलती है, ये छोटी शीशी में गोली, ताकि गला बना रहे, वरना पता चला रात में जो है वह छिल गया और फिर सुबह बोल भी नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो इसीलिए दवा ले आए हैं आयुर्वेद वाले डॉक्टर से, मतलब आयुर्वेद कह रहा हूँ, ये होम्योपैथ वाले से।
बताओ जरा सा। तो बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? तो फारसी परंपरा थी, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? यह याद रखिएगा। बताइए, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या इल्तुतमिश? आप सभी को बताना है कौन सा सही हो जाएगा। जो बलबन है प्यारे बच्चे, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यह याद रखिएगा। इसने एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए इसने रक्तपात किया, तलवार का उपयोग किया, और इसने जो है लौह की अपनी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई, जिससे जो है इसी की रक्त और लौह की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने भी बाद में अपनाई थी। आगे चल के जो अलाउद्दीन खिलजी वंश आएगा, तो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी भी इसी की आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाता है। ये देखता है कि हाँ जी, यही सही तरीका है बदतमीजियों को शांत करने का। 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी में डैश में एक छोटा सा शहर गजनवी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। अफगानिस्तान, मिस्र, टर्की या फारस? प्यारे बच्चे, सही कौन सा हो जाएगा? बताइए जरा सा, सही क्या हो जाएगा उत्तर? 11वीं शताब्दी में गजनी ने महमूद के अधीन, जो गजनी में एक छोटा सा शहर था गजनवी, उसमें विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया था। अफगानिस्तान, मिस्र, टर्की, फारस, विच वन इज द राइट आंसर? तब आप कहोगे प्यारे बच्चे अफगानिस्तान था। कौन सा था प्यारे बच्चे? जो अफगानिस्तान था, यह हो जाएगा। आगे बढ़िए। महमूद गौरी ने 1191 में तबर हिंद भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था, कौन सा था प्यारे बच्चे? तब आप कहोगे महमूद गौरी ने 1191 में तबर ए हिंद भटिंडा पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान है, यह याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान आपका मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, भटिंडा पर हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने एक रणनीतिक बिंदु था, यह याद रखिएगा। जी बिल्कुल क्लियर है भाई। पृथ्वीराज चौहान के सामरिक जो है तबर हिंद भटिंडा पर इसने आक्रमण किया था। फिर तराइन का, पृथ्वीराज और गौरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में मोहम्मद गौरी और तराइन के बीच में मोहम्मद गौरी और तराइन के तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध हुआ था। पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन जो है 1192 ये जो तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था वर्सेस आपका गौरी था, याद रखिएगा। इसमें विनर चिकन डिनर बने थे किसके? जो है पृथ्वीराज चौहान। जो सेकंड वॉर था तराइन का, ये आपका सेकंड वॉर हुआ था आपका 1192 में हुआ था, और इसमें जो है हारे थे आपके पृथ्वीराज चौहान, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ गई थी। पृथ्वीराज चौहान यहीं से नींव पड़ गई थी। ये हार गए थे, ये याद रखिए। जब इनका जलवा चल रहा था तो ये हार गए, तो बाकी लोग अपने आप डर गए। भाई डैश ने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया। तो लगभग ये टाइम पीरियड 1126 मतलब 1026-1025 का था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर पर जब उसने आक्रमण किया तो यह 1025 का टाइम था। तो किसने? मोहम्मद गजनी ने या महमूद गौरी ने? तो गजनी का महमूद जो था, इसने आपका 998 से लेकर आपका 1030 तक 17 बार आक्रमण किया था भारत में। 17 बार भारत को लूटा था, भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया था, यह याद रखिएगा। कितनी बार? 17 बार। जी हाँ, बताइए जरा सा, क्या इतनी बातें मेरे गुड्डा गुड़िया आप सभी को क्लियर है? हाँ या नहीं बताइए जी। रानी नाइकी देवी उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था। बताइए जरा सा, प्रियांशु गुप्ता जी बताइए। महमूद बिन तुगलक अल सली मोहम्मद उल बकीर या मोहम्मद गौरी? आप सभी को बताना है, बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। सही क्या हो जाएगा सभी प्यारे बच्चे? तो भाई देखिए, सीधी सी बात है, जो मोहम्मद गौरी है यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी, रानी नाइकी देवी महिला के रूप में याद किया जाता है। 1178 में मोहम्मद गौरी को इन्होंने हराया था। किसने हराया था? जो रानी नाइकी देवी थी, रानी नाइकी देवी ने प्यारे बच्चे मोहम्मद गौरी को हराया था, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो
ठीक है भैया। अगर इसकी स्टोरी बताऊं, जो भीम सेकंड थे, ये गुजरात के आसपास शासन कर रहे थे भीम सेकंड, और आपकी रानी नाइकी देवी, नाइकी देवी आपकी गुजरात की, नाइकी देवी जो थी ये गुजरात की शासिका थी उस टाइम पे, गुजरात की शासिका थी। और उधर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बनाकर भेज दिया, कहा कि जाओ तुम जो के लड़ो मेरे लिए, तो वो लड़ा, हार गया, समझे, ये हराया था, ऐसे हराया था। ठीक, आगे बढ़िए। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? मुक्ति भूमि के भाग का धारक जिसे इक्ता कहते हैं, यह याद रखिएगा। भूमि के भाग का धारक जिसे इक्ता कहते हैं, याद रखना, उसी का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति शब्द का अर्थ होता है भूमि के भाग का धारक जिसे इक्ता भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा बेटा। दिल्ली, अच्छा इतनी बातें क्लियर हैं। हाँ, वजीर प्रधानमंत्री होता था, वित्त विभाग संभालता था। आमिल जो राजस्व वगैरह इकट्ठा करता था उसे आमिल कहते थे। आमिल जो राजस्व वगैरह इकट्ठा करता था, क्या राजस्व एकत्र करता था, उस राजस्व एकत्र करने वाले को आमिल कहा जाता था, यह याद रखिएगा। अमीर जो है परगना का गवर्नर हुआ करता था। अमीर कौन हुआ करता था? परगना गवर्नर हुआ करता था। परगना गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर, गवर्नर, परगना गवर्नर अमीर कहलाता था, यह याद रखेगा। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? मुकद्दम कहलाता था, यह याद रखेंगे। ग्राम का मुखिया मुकद्दम कहलाता था, यह ध्यान रखना प्यारे बच्चे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यह बताइएगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? रजिया ने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने, मुइजुद्दीन बहराम ने, या शमसुद्दीन इल्तुतमिश को? तो नसरुद्दीन मोहम्मद, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसने? तो प्यारे बच्चे इसने नियुक्त किया था, यह याद रखिएगा। सुल्तानों में से गयासुद्दीन बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था। यह इल्तुतमिश का पोता था नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। दरवेश राजा के नाम से भी मशहूर था, यह याद रखिएगा। दरवेश राजा के नाम से भी इसे जाना जाता था। 1246 से लेकर 66 तक का इसका टाइम पीरियड, और यह प्यारे बच्चे इसे दरवेशी राजा के तौर पर भी जाना जाता था, यह याद रखिएगा। दरवेशी राजा नसरुद्दीन मोहम्मद 1246-66 इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और यही जो है बाद में गयासुद्दीन बलबन ही आपका यहां पर अपना राज्य स्थापित कर लेता है। भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, यह बताइएगा। बताइए जरा सा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे 1206 से लेकर 1526, प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1206 से लेकर 1526 के बीच की अवधि के तौर पर जाना जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश ने दिल्ली के किस वर्ष में शासन किया था? खिलजी वंश ने दिल्ली के किस वर्ष शासन किया था, यह बताइए जरा सा। 1414 से लेकर 1451, 1451 से लेकर 1526, आपको बताना है। खिलजी वंश ने दिल्ली पर कब शासन किया था, आपको यह बताना है। तो 1290 से लेकर 1320 तक का जो टाइम पीरियड था, यह प्यारे बच्चे खिलजी वंश का था। तो 1290 से लेकर 1320 तक का टाइम पीरियड खिलजी वंश का था। संस्थापक कौन थे खिलजी वंश के? संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है यह संस्थापक थे, यह याद रखिएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी आपके संस्थापक हुआ करते थे, यह ध्यान रखना प्यारे बच्चे। और दूसरी बात आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, यह जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 96 तक का टाइम पीरियड आपके जलालुद्दीन खिलजी का था। और फिर बेटा जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी आपका 1296 से लेकर प्यारे बच्चे कब से कब तक रहता है? तो 1316 तक का टाइम पीरियड रहता है इसका। इसके बाद मुबारक खां, और मुबारक खां के बाद आपका खुसरो खान आता है 1 साल के लिए। केवल और केवल आपका खुसरो खान आता है, इसकी हत्या हो जाती है बाद में। खुसरो खान आता है, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुलीनों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए थे? कौन वह था जिसने जो है आपका प्यारे बच्चे कुलीनों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए थे? आप बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। अभी लगभग क्वेश्चन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन के करीबन अभी और होंगे, समझे? तो 30 क्वेश्चन के करीबन अभी हमें और करना है, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के कुलीनों की शक्ति कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चे? जो अलाउद्दीन खिलजी है यह प्यारे बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा, यह याद रखिएगा। जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एक्यूरेट हो जाएगा। भारत में सल्तनत काल में निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रियता बनाया, जो संगीत का एक रूप है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है? कौल अर्थात बोलने से लिया गया है। आप कहोगे अमीर खुसरो ने यह किया था, यह याद रखेंगे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। कव्वाली जो है एक प्रकार का सूफी भक्ति गीत होता है, आपको यह पता होना चाहिए। अमीर खुसरो ने ही इसका आविष्कार किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन? जो आपका अमीर खुसरो थे या अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। और दिल्ली में किस निम्नलिखित में से किस सुल्तान को बनने से पहले अमीर ए समारोह का संचालक नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा हुआ करता था और अलाउद्दीन खिलजी को समारोह का संचालक के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में यही जाकर आपका क्या बन जाता है, ये दामाद भी था और भतीजा भी हुआ करता था। किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी ने और उसने जलालुद्दीन को मार डाला जब वह गद्दी पे बैठा था। और प्यारे बच्चे अमीर तुजुक समारोह का संचालक यही नियुक्त हुआ था, यह याद रखिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जिहिर की घटना का फारसी में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो जिहिर की घटना जो आपका जिहिर की घटना का फारसी में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आप कहेंगे प्यारे बच्चे आपका जो है अमीर खुसरो ने किया था, इब्न बतूता ने किया था या ज़ैनुद्दीन ने किया था? तो आप कहोगे ज़हीर की सबसे पहले उल्लेख जो है या अमीर खुसरो ने किया था, यह याद रखिएगा, समझे? तो अमीर खुसरो ने किया था, यह ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन गुलाम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो गुलाम का सेनापति मलिक काफूर हुआ करता था, जिसे 1000 दिनारी के तौर पर भी आप जानते हो। और प्यारे बच्चे यही मलिक काफूर जाकर आपका देवगिरी के रामचंद्र यादव जी का सर्वनाश कर देता है। मलिक काफूर, यह याद रखिएगा। मलिक काफूर यह प्यारे बच्चे 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसे इसी वजह से 1000 दिनारी भी कहते थे। 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता था। क्या? 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। देवगिरी के यादव शासक हुआ करते थे रामचंद्र यादव, देवगिरी के यादव शासक हुआ करते थे, उनको निस्तेनाबूद कर दिया था इसने। और प्रताप रुद्रदेव जो आपके काकतीय वंश के शासक हुआ करते थे, प्रताप रुद्रदेव, उनको भी इसने हराया था प्यारे बच्चे। वीर बल्लाल तृतीय जो कि होयसल के शासक थे, पांड्य जो कि मदुरै में पांड्य शासक हुआ करते थे, उन सबको को इसने हराया, यह याद रखिएगा। किसने? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, यह याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में आपका मलिक काफूर जो उनका गुलाम था और एक हिजड़ा हुआ करता था, उसने जाकर हराया था, यह याद रखिएगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। कपड़ा बाजार को प्यारे बच्चे सराय ए उदल के रूप में, सराय ए उदल के रूप में या अदल के रूप में जाना जाता था, यह याद रखिएगा। सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, यह याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत का सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, यह याद रखिएगा। आप सभी को क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत, यह क्लियर हो गया।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। यह याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नाम था। यह इसी का बेटा था, इसी का जो है दामाद और भतीजा था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में सत्ता पे आते ही जलालुद्दीन खिलजी अर्थात अपने ससुर और अपने चाचा की हत्या कर देता है। यह याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था, अलाई दरवाजा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? अलाई दरवाजा की बात कर रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। दिल्ली में निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? दिल्ली में निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? श्री तुगलकाबाद, जहांपना, किला ए पिथौरा। प्यारे बच्चे तो आप कहोगे तुगलकाबाद की स्थापना प्यारे बच्चे गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, यह ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? आपको यह बताना है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? आप कहोगे 3 प्रकार के कर हुआ करते थे। जी, 3 प्रकार के कर हुआ करते थे। कौन कौन से? पहला तो खराज, खराज जो कि प्यारे बच्चे खेती पर करता, खेती पर उत्पादन पर 50% का टैक्स हुआ करता था, 50%। और उसके बाद जो चराई है, यह प्यारे बच्चे मवेशियों पर कर हुआ करता था, चराई मवेशियों पर कर हुआ करता था, मवेशी पर टैक्स हुआ करता था, यह याद रखिएगा, मवेशी पर टैक्स। घरई, घर पर टैक्स हुआ करता था, घर पर, घरई जो है घर पर टैक्स हुआ करता था। तो 3 प्रकार के कर जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पे हुआ करते थे, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। 1307 से लेकर 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण भारत अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? आप यह बताएंगे, वारंगल में, मदुराई में, या देवगिरी में, या द्वार समुद्र में? सभी बच्चे बताएंगे। बताइए जरा सा उत्तर क्या हो जाएगा, कहां पर था प्यारे बच्चे? बताइए जरा सा, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, सभी बच्चे बताएंगे। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। सभी लोग बताइए जरा सा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण भारत का अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? तब आप कहोगे कि यह प्यारे बच्चे आपके देवगिरी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान राजा रामचंद्र राय, जो कि यादव शासक थे, उनको इसके जो हिजड़े थे, यानी कि जो आपका हजार दिनारी था मलिक काफूर, उसने हरा दिया था, यह याद रखिएगा। आगे बात करते हैं भाई, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीद यानी खुफिया अधिकारी, मुनिहान यानी कि गुप्त जासूस जैसे अधिकारी को स्थापना की थी, अधिकारियों की स्थापना की थी? आप कहोगे अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो स्थापना की थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी, यह याद रखिएगा। खिलजी वंश निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसने अपने शासनकाल के दौरान अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और बाजार नियंत्रण किया? तो किसने किया? तो प्यारे बच्चे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यह याद रखिएगा। और सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत और फारसी में अनुवाद की व्यवस्था की थी? बताइए किसने की थी? तब आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की थी। और इसने आत्मकथा अपनी फुतुहात ए फिरोजशाही भी इसने लिखी थी, यह बात भी याद रखिएगा प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं को 3 अलग अलग बाजार स्थापित की थी? तो भाई ऑब्वियस है अलाउद्दीन खिलजी करेगा, और कौन ऐसा काम कर सकता है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की थी? मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो कृषि विभाग था, इस कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी, यह याद रखिएगा। किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध वेनिस यात्री कौन थी जिसने केरल का दौरा किया था? वह कौन थी? तो मार्को पोलो थी, जिसने आपका, यह वेनिस की यात्री थी जिसने आपका दौरा किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 जलाशयों के बीच में एक खूबसूरत 2 मंजिला जहाज महल किसने बनवाया था? तो आपका सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था, यह याद रखिएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास जो मालवा सल्तनत का शासक हुआ करता था, इसने जहाज महल मध्य प्रदेश में 2 झीलों के बीच में एक जहाज नुमा आकृति का महल बनवाया था प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के
शासन का अधिकारी उत्तराधिकारी कौन था? तुम कहोगे जो गियाथ उद्दीन तुगलक शाह द्वितीय था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आप कहना फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? FST, जिसे फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं बेटा। तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान भारत में किसने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर आया था, जो कि बहुत लूटमार इसने की थी। यह मंगोल शासक था प्यारे बच्चे, यह मंगोल शासक था, याद रखिएगा। और ये दिल्ली आया था लगभग आपका 1398 में। अंतिम मुगल शासक के दौरान भारत पर इसने आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खिसरो के विरुद्ध झंडा उठाया था? तो नसरुद्दीन के खिलाफ जो है इसने गयासुद्दीन तुगलक ने झंडा उठाया था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार शराब बनाने वाले के रूप में उच्च प्रशासनिक पद पर अपने आप को नियुक्त किया था? तो प्यारे बच्चे आप मोहम्मद तुगलक की बात कर रहे हैं, यह याद रखिएगा। इसके बाद भाई मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है यह याद रखिएगा, 1325 से लेकर आपका 51 तक का टाइम पीरियड या गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र होता था, याद रखना। ठीक है भैया, चलो। इसका मूल नाम क्या था? जौना खान था। जौना खान इसका मूल नाम हुआ करता था। जो मूल नाम था प्यारे बच्चे, मूल नाम इसका जौना खान था प्यारे बच्चों, यह ध्यान रखना। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिहास में पहली बार 1356 में लिखा, दूसरा संस्करण इसके बाद इसने लिखा था प्यारे बच्चे कब? तो आपका 2 वर्ष बाद इसने इसका दूसरा संस्करण लिखा था, याद रखना। तारीख फिरोज शाही लिखी पहले प्यारे बच्चे, 1356 में तारीख फिरोज शाही लिखी। दूसरा संस्करण बेटा फतवा ए जहांगीरी भी लिखी थी। तो फतवा ए जहांगीरी, पहला तारीख फिरोज शाही लिखी थी, दूसरा फतवा ए जहांगीरी भी लिखी थी, यह याद रखिएगा। तो तारीख फिरोज शाही लिखी थी पहला संस्करण, तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी, तारीख फिरोज शाही आपका पहला संस्करण लिखा था। और दूसरा संस्करण जो लिखा था वह लिखा था फतवा ए जहांगीरी लिखी थी, यह याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित शासकों में से कौन भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कौन मोरक्को की यात्री कौन भारत आया था? आप कहोगे इब्न बतूता जो है प्यारे बच्चे, या इब्न बतूता भारत आया था, यह ध्यान रखना। आपका वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन करने वाले तुगल शासकों में निम्नलिखित में से कौन कालक्रम सही है? तो आपका गयासुद्दीन तुगलक आपका 1320 से 25 तक था, समझे, 1320 से 25 तक था। इसके बाद बेटा मोहम्मद तुगलक 1325 से लेकर मोहम्मद तुगलक 51 तक था। फिर फिरोज शाह तुगलक आपका जो है 1351 से लेकर आपका 88 तक था। इस हिसाब से आपका ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यह याद हो जाएगा। ठीक है भैया, GT, MT, FST ऐसे करके मैंने याद किया था, बाकी तुम ये याद करना हो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो भाई आपको बताना है किस सुल्तान ने की थी। तो आप कहोगे कि भाई देखो सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, यह याद रखिएगा। दौलताबाद जिसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था, देवगिरी के नाम से जाना जाता था, यह याद रखिएगा। उसी को दौलताबाद कहते हैं प्यारे बच्चे, यह ध्यान रखना। तो इनने दिल्ली से दौलताबाद करी थी, भाई आक्रमण हो रहे थे बहुत सारे इसी डर के कारण। और यह आखिरी होमवर्क क्वेश्चन आपका, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में किया गया? ये होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से बताना प्यारे बच्चे। यहीं से आपका पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं वो हमने कवर किए हैं, उनके माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं प्यारे बच्चे। थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस सेट से भी काम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर एंड कट बातें। किसी को कोई डाउट, दुख दर्द, पीड़ा हो तो बताइए जरा सा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट। रिवाइज कीजिए जबरदस्त तरीके से।